तो हम यहाँ पे काइंड ऑफ राइट स्टडी कर रहे थे, अधिकारों के प्रकार को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, क्या क्या होते हैं। तो हम जो नेक्स्ट अब यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है राइट इन रीप्रोप्रिया एंड द राइट इन द री एलिना। तो राइट इन रीप्रोप्रिया क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए सिंपल वर्ड में बता दूं, जो राइट आपको अपनी प्रॉपर्टी पे होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे आपको बड़े सारे राइट होते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, उसको मॉर्टगेज कर सकते हैं, उसको लीज पे चढ़ा सकते हैं, उसको आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, आप किसी को उस पर यूज़ करने का राइट दे सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे राइट होते हैं। तो राइट ओवर वंस ओन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड राइट इन रीप्रोप्रिएट। तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी पे जो राइट है उनको राइट इन रीप्रोप्रिएट बोलते हैं। वेयर इज द राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, लेकिन आपको अपनी प्रॉपर्टी पे ना होके किसी और की प्रॉपर्टी पे राइट है, तो वो कहता है क्या है, राइट इन री एलिना। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रीप्रॉपरिया जो आपको अपनी प्रॉपर्टी पे जो राइट मिले हुए हैं वो रीप्रॉपरिया है, और री एलिना वो राइट है जो आपको किसी और की प्रॉपर्टी पे मिले होते हैं, हालांकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। देखिए फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हैज़ अ राइट इन रीप्रॉपरिया ऑन हिज ऑन लैंड। तो एक पर्सन का अपनी प्रॉपर्टी पे कौन सा राइट होता है, रीप्रॉपरिया होता है। The right in re aliena arise when a person rights in his property becomes subject to the another rights in some property। तो आप अपनी प्रॉपर्टी का राइट जब तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, तो वो री एलिना हो सकता है। लाइक सच एज अ राइट ऑफ वे, रास्ते का अधिकार। रास्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको अपने घर पे आने के लिए जो रास्ता मिला होता है वो क्या आपका होता है, नहीं, वो आप किसी की ज़मीन के चल के आए हैं, उसने अपनी ज़मीन से आपको वो राइट दिया है चलने का, और ये कानूनी देना भी पड़ता है। तो ऐसे राइट जो कि आपको दूसरों की प्रॉपर्टी पे मिले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, री एलिना बोलते हैं। मान लीजिए आप बड़े सारे खेत हैं, लास्ट में आगे जाके खेत है, और पहले खेत, दूसरे खेत और तीसरे खेत वाले लोग जो है आपको रास्ता नहीं देते हैं, तो क्या आप अपनी ज़मीन पे पहुंच पाएंगे? इसलिए यहाँ पे बोला गया है द राइट इन हिज ऑन प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द राइट ऑन द अदर प्रॉपर्टी। आपको अपनी प्रॉपर्टी पे राइट तभी मिलेगा जब आपको वो राइट दूसरों की प्रॉपर्टी पे भी मिले। राइट ऑफ वे बहुत ही इजी एग्जांपल है। तो रास्ता जो है एक ऐसा राइट है जो कि आपको दूसरों की प्रॉपर्टी से मिला होता है, इसको हम बोलते हैं री एलिना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट। तो पॉजिटिव राइट इज द राइट विच हैज़ अ कोरिलेटिव पॉजिटिव ड्यूटी आल्सो। पॉजिटिव राइट वो होते हैं जिसके साथ पॉजिटिव ड्यूटी भी अटैच होती है, और नेगेटिव राइट वो होते हैं जिसके साथ एक नेगेटिव राइट जो है ड्यूटी जो है अवेलेबल होती है। ठीक है जी, इसको पढ़े। अ पॉजिटिव राइट इज द राइट विच हैज़ अ कोरिलेटिव पॉजिटिव ड्यूटी। In case of the positive right, the person having the right can compel the person upon whom the correlative duty is imposed to do some act। तो अगर किसी पे कोई पॉजिटिव ड्यूटी है, कुछ करने के लिए कुछ ड्यूटी है, कोई राइट जो है करने के लिए है, तो ड्यूटी भी फिर कुछ करने के लिए है। और अगर राइट ऐसा है जिसमें कुछ किसी चीज़ को करने की मनाही की गई है, तो ड्यूटी भी फिर कुछ ना करने की है। इसको हम पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट बोलते हैं। देखिए वेयर एज इन द केस ऑफ नेगेटिव राइट द अदर आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो अगर ड्यूटी नेगेटिव है कि मतलब कुछ नहीं करने के लिए राइट मिला हुआ है कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को जो है धर्म में आने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, ये आपका राइट है, तो फिर दूसरे की ड्यूटी भी यही है कि वो किसी को कंपेल नहीं करेगा। ऐसा है कि अगर पॉजिटिव राइट क्या है कि उसको 24 घंटों के अंदर 24 घंटे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है किसी ऑफेंडर को जिस पे आरोप लगा है, तो स्टेट की ड्यूटी है कि उसको वो 24 घंटे के अंदर। तो अगर पॉजिटिव राइट कुछ करने के लिए बोला गया है तो ड्यूटी भी फिर कुछ करने के लिए बोला गया है, और अगर नेगेटिव राइट है कुछ नहीं करने के लिए बोला गया है तो फिर आपकी ये ड्यूटी है कि वो काम आप ना करें। देखिए एग्जाम्पल आपके पास, जैसे द राइट ऑफ ऑनरशिप इज अ नेगेटिव राइट फॉर इट इम्पोज ऑन द अदर नेगेटिव ड्यूटी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वंस ऑन राइट। तो राइट ऑफ ऑनरशिप क्या होता है, स्वामित्व का अधिकार, जो आपको अपनी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक होता है वह स्वामित्व, तो आपको ये राइट मिला हुआ है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव राइट है। क्यों है, क्योंकि
पूरी दुनिया जो है आपके उस राइट को छीन नहीं सकती, कोई भी आपकी मर्जी के बगैर जो है उस प्रॉपर्टी पे एंटर नहीं कर सकता। तो राइट ऑफ ऑनरशिप नेगेटिव राइट है, तो ये बाकी सभी लोगों पे ये ड्यूटी है कि वो ऐसा ना करें, तो इसलिए वो ये नेगेटिव राइट है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू मनी इन वंस डेप्टर पॉकेट इज अ पॉजिटिव राइट। तो अगर किसी को कर्जा दिया गया था तो ये आपका राइट है कि वो आप कर्जा वापस ले सकते हैं। तो दिया गया कुछ काम किया है तो उसके लिए दूसरे पर्सन को भी वो काम करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव राइट है, उसको वापस देना है, कुछ एक्ट कैसा करना है जो पॉजिटिव हो। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रिंसिपल्स एंड एसेसरी राइट्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल राइट इज डिपेंड अपॉन एनी अदर राइट, बट एसेसरी राइट आर अनसिलरी और प्रिंसिपल राइट एंड हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल राइट। तो प्रिंसिपल राइट क्या होता है? जो कि इंडिपेंडेंट होता है, किसी और राइट की जरूरत नहीं होती। लेकिन एसेसरी राइट वो होता है कि जब आपको दूसरा राइट यूज करके तब पर आपको ये राइट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ अ डेप्ट इज सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज, मॉर्गेज आप समझते हैं बंधक। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बैंक में जाके अपनी ज़मीन गिरवी रख सकते हैं, अपना मकान गिरवी रख सकते हैं, अपनी कार, गाड़ी, ज्वेलरी, कुछ भी गिरवी, नॉट इवन बैंक, आप किसी पर्सन को भी गिरवी रख सकते हैं और उससे कुछ पैसे ले सकते हैं। और सिक्योरिटी क्या होगी उस पर्सन के लिए? वो आपका मकान या आपकी ज्वेलरी या फिर आपकी कोई लैंड, तो आप मॉर्गेज कर सकते हैं। इफ़ अ डेप्ट इज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, अगर कोई कर्जा लिया गया है और उसमें सिक्योरिटी क्या दी गई, कुछ मॉर्गेज के थ्रू सिक्योर किया गया है, द रिकवरी ऑफ डेप्ट इज द प्रिंसिपल राइट। तो जो वापस पैसा लेना है, अब वापस तो उसने अपना पैसा लेना ही है, तो क्या है वो आपका प्रिंसिपल राइट है। वाइल सिक्योरिटी इज अ नेसेसरी राइट, तो वो एसेसरी, तो उस राइट को वो कैसे वापस लेगा? उस जमीन को बेच के लेगा, तो एसेसरी राइट है। तो आपको दो राइट यहाँ पे। तो प्रिंसिपल राइट ऐसा होता है जो कि फ्री फ्रॉम एनी अदर कंडीशन होता है। लेकिन एसेसरी राइट क्या होता है? जहाँ पे आपको जो है अपना और राइट उसको एज ए एसेसरी, जैसे किसी कंप्यूटर की एसेसरी होती है ना, बाकी अदर चीज़ें, वैसे आपको उसको यूज़ करना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई मॉर्गेज किया गया है, तो मॉर्गेज के पैसे वापस लेने के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी लेना है और सिक्योरिटी जो है एसेसरी यहाँ पे उसको बेचना भी है, तभी आपको पैसे अपने वापस मिलेंगे। आगे आपके पास प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट, इनको एंटीसीडेंट और रेमेडियल राइट्स भी बोलते हैं। प्राइमरी राइट्स आर आल्सो कॉल्ड द एंटीसीडेंट और सब्सटेंटिव राइट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी, रेमेडियल, सैंक्शनल और एडजेक्टिव राइट्स। प्राइमरी राइट्स इज अ राइट ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। When such right are violated, then the remedy which is available for them is known as a secondary remedy। तो प्राइमरी राइट क्या होते हैं? जो आपको मिले होते हैं। और सेकेंडरी सैंक्शनिंग राइट क्या होते हैं या सेकेंडरी राइट क्या होते हैं? जब आपको उसकी रेमेडी मिली होती है। कुछ ये ऊपर सबसे पहले जो आपने जो है प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ पढ़े, सॉरी परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट पढ़े, उसी की तरह है। तो ये परफेक्ट राइट होता है जब आपको कोई राइट मिला है, तो वो क्या है? आपका प्राइमरी राइट है। और उस पर जब आपको कोई रेमेडी मिली होती है, कुछ सैंक्शन लगे होते हैं, जैसे रेमेडी यहाँ पे लिखा हो रेमेडियल है, तो वो आपके क्या होते हैं? सेकेंडरी राइट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है, अ लैंड ओनर हैज़ अ राइट दैट ही मे यूटिलाइज हिज लैंड विद फ्रीडम। ए को, जो कि एक जगह का मालिक है, लैंड का मालिक, उसको राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को फ्री तरीके से यूज़ करे। इट इज़ हिज प्राइमरी राइट, ये इसका प्राइमरी राइट है। नाउ इफ़ बी इंक्रोच अपॉन हिज लैंड, अब बी जो है उसकी प्रॉपर्टी में किसी तरीके का हस्तक्षेप करता है, इंक्रोचमेंट करता है, देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिट अगेंस्ट बी, तब फिर ए के पास ये राइट है, वो बी के अगेंस्ट एक रिट फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। फॉर द कॉम्पोजिशन सेकेंडरी और रेमेडियल राइट, तो फिर कॉम्पोजिशन के लिए उसको क्या करना है? सेकेंडरी और रेमेडियल राइट यूज़ करना है। तो प्राइमरी राइट वो जो है वो आपको मिला होता है, परफेक्ट होता है। और प्राइमरी राइट, सैंक्शन राइट वो होता है जिस राइट के लिए आपको रेमेडी मिली होती है। नेक्स्ट आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। अ राइट वेस्टेड इन द राइट इज कॉल्ड द पब्लिक राइट। तो जो आपको राइट स्टेट के थ्रू मिला होता है, राइट वेस्टेड इन द स्टेट इज कॉल्ड पब्लिक राइट। तो जैसे बाजार में घूमना, किसी पार्क में बैठना, या रेलवे स्टेशन पे जाना, एयरपोर्ट पे जाना, या फिर ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके पब्लिक राइट है। कोई भी पर्सन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, ये पब्लिक राइट आपका जो स्टेट आपको देती है। द स्टेट इन्फोर्सेस सच राइट, और स्टेट इनको इन्फोर्स भी करती है। मतलब अगर कोई आपको इन राइट्स को नहीं देता है तो स्टेट इनको इन्फोर्स कराने की कोशिश करती है। अ पब्लिक राइट इज पोजेस्ड बाय एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक, और ये पब्लिक राइट जो होता है ये हर एक लोगों को, मेंबर ऑफ पब्लिक सभी लोगों को मिला होता है। अब प्राइवेट राइट ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न विद ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल।
प्राइवेट राइट जो होता है वो सिर्फ प्राइवेट लोगों को ही मिला होता है, दो लोगों को ही मिला होता है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दो पार्टी के बीच, तो एक ने गाड़ी अपनी सेल कर दी और दूसरे को पैसे लेने हैं, तो अब जिसने पैसे लेने हैं वो उसी पर्सन के अगेंस्ट लेने हैं कि सारी दुनिया के अगेंस्ट लेने हैं, तो ये उसका प्राइवेट राइट है, वो उससे ले सकता है। ठीक है जी। तो प्राइवेट राइट जो है सिर्फ इंडिविजुअल के साथ ही कनेक्ट होता है, उसमें कोई पब्लिक राइट वो नहीं होता है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो भी राइट एंड लायबिलिटीज़ बनती हैं वो उसी पर्सन के अगेंस्ट बनती हैं, तो ये प्राइवेट राइट हो जाता है। तो पब्लिक राइट क्या होता है, जो कि पूरी पब्लिक को मिला होता है। प्राइवेट राइट जो होता है वो जब किसी इंडिविजुअल को ही मिला होता है, किसी एक पर्सन विशेष को ही मिला होता है। नेक्स्ट आपके पास वेस्टेड राइट एंड कंटीजेंट राइट। वेस्टेड राइट जो वो होता है जिसमें ना तो कोई कंडीशंस होती है और जो सारे फैक्ट जो है उनको पूरा कर लिया होता है। कंटीजेंट राइट वो होते हैं जहाँ पे आपको कोई कंडीशन पूरी करनी होती है। जैसे अ वेस्टेड राइट एक्रूज व्हेन ऑल द फैक्ट हैव अकर्ड, जब सारी चीज़ें हो गई होती हैं, विच मस्ट बाय लॉ अकर, जो कि कानूनी नज़र में होनी चाहिए, इन ऑर्डर दैट अ पर्सन इज क्वेश्चन विदाउट हैव द राइट। इन केस कंटीजेंट राइट, ओनली सम ऑफ द इवेंट्स नेसेसरी टू वेस्ट द राइट इन द कंटीजेंट ऑनर हैव। तो फिर उस कंडीशन में जो राइट होता है वो किसी पर्सन को जो है नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ करना अभी बाकी होता है। अ वेस्टेड राइट क्रिएट्स एन इमीडिएट इंटरेस्ट, जो वेस्टेड राइट होता है वो इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपको किसी भी पर्सन को अपने फादर साहब की प्रॉपर्टी जो होती है अगर वो वसीयत करके नहीं जाता तो उस प्रॉपर्टी में उस पर्सन को अपने आप ही राइट मिल जाता है, वो राइट उसका वेस्टेड होता है, कोई कंडीशन वहाँ पे नहीं होती है। एक फादर साहब हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिकली जो है उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये उनका वेस्टेड राइट है जो उसमें निहित है। लेकिन कंटीजेंट राइट क्या होता है, जब वहाँ पे कोई ना कोई कंडीशंस लगा दी जाती है, कोई फैक्ट पूरा करना होता है। जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूँ, अ कंटीजेंट राइट डज नॉट क्रिएट एन इमीडिएट इंटरेस्ट, एकदम से प्रॉपर्टी इमीडिएट इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ ना कुछ पूरा करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल आपके पास, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी, हेयर द राइट ऑफ बी वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ए जो है बी के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, हेयर द राइट ऑफ बी वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अब बी का प्रॉपर्टी में राइट वेस्ट हो गया। तो मैं मान लीजिए मैं तहसील में जाता हूँ, वहाँ पे अपनी एक प्रॉपर्टी है उसको बी के नाम लिख देता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी तभी उसके नाम पे हो गई। बट ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, अब यहाँ पे मैं जो है एक प्रॉपर्टी जो है अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, देन सच अनबॉर्न चाइल्ड एक्वायर्ड कंटीजेंट राइट, तब उस अनबॉर्न चाइल्ड का उस प्रॉपर्टी पे कंटीजेंट राइट है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पार्टी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, तो लेने वाला और देने वाला वहीं पे, तो मैंने प्रॉपर्टी जो है किसी बी को दे दी, प्रॉपर्टी उसके नाम पे समाहित होगी, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन जिसको अब मैं यहाँ पे जिसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ वो अभी जिंदा नहीं है, उसने अभी बाहर आना है, लाइव बॉर्न होना है, तो तब तक जो मैंने प्रॉपर्टी उसको दी है वो सिर्फ कंटीजेंट है। जब तक उसकी लाइव बर्थ नहीं हो जाती है और तब तक वो राइट उसको नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया, कंटीजेंट राइट हो गया, जो अभी उसको नहीं मिला है। तो कुछ ना कुछ होना जरूरी है, क्या उसकी जन्म होना जरूरी है, और वहाँ पे दोनों पार्टी अवेलेबल हैं तो तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। तो जहाँ पे सारे इफेक्ट जो है वो अक्र हो गए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो राइट जो होता है वो वेस्टेड राइट होता है। और अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो अभी कंप्लीट होना बाकी है तो वो कंटीजेंट राइट है। लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स, लीगल एंड इक्विटेबल राइट, लीगल राइट मीन सच राइट वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इन्फोर्स बाय द कॉमन लॉ। लीगल राइट वो होते हैं जो कि कॉमन लॉ या फिर देश का जो लॉ कानून होता है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। जैसे हमारा जितने भी राइट हैं वो हमारे लीगल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिख रखे हैं तो वो हमारे सिरे लीगल राइट हैं। वेयर द इक्विटेबल राइट्स क्या होते हैं, इक्विटेबल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स बाय चांसरी कोड होते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश लॉ की तो वहाँ पे 2 टाइप ऑफ कोर्ट होती हैं, कॉमन लॉ कोर्ट्स और चांसरी कोर्ट्स। कॉमन लॉ कोर्ट्स में उन राइट्स के बारे में बात होती है जो कि स्टेट ने दे रखे हैं, और चांसरी कोर्ट में उन राइट्स की बात होती है जो कोर्ट ने नहीं दे रखे हैं, कोर्ट इस्टेब्लिश करती है, कोर्ट देती है, तो उसको चांसरी बोलते हैं।
तो यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो इनमें कोई भी फर्क नहीं होता। देखिए इंडिया में साफ देयर इज नो डिफरेंस लीगल एंड इक्विटेबल राइट इन इंडिया। अब ये लीगल राइट मैंने आपको बता दिए, जो आपको आपके सिस्टम ने, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपके लॉ ने आपको दे रखे हैं, वो सारे लीगल राइट हैं। इक्विटी राइट क्या होते हैं, जो कि कोर्ट ने आपको नहीं दे रखे होते हैं, उसको मानना ना मानना जो है वो जो है आपका काम है, कोर्ट का काम है। तो ऐसे राइट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विटेबल राइट बोलते हैं, जो कोर्ट की जो डिस्क्रिप्शन पावर है उस पर डिपेंड करते हैं। कोर्ट को लगता है कि ये राइट किसी पर्सन को मिलना चाहिए तो वो उस राइट को दे देता है, जो इक्विटेबल राइट बन जाता है। हालांकि वो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, कहीं पे भी उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोर्ट को लगता है ये राइट मिलना चाहिए तो वो दे देते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे राइट्स जो कि लीगल राइट नहीं है वो क्या है, इक्विटी राइट है। लॉ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लॉ में इसको चांसरी कोर्ट में जो कोर्ट होती थी वो देती थी, और जो लीगल राइट होते थे वो कॉमन लॉ होते थे। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। इंडिया में यहाँ पे लीगल और इक्विटेबल राइट एक ही चीज़ है, कोर्ट ही देती है। अगर मान लीजिए किसी भी कोई मामला ऐसा कोर्ट में आता है जिसपे कोई राइट ऐसा कोई इंडिविजुअल राइट जो है पर्सन को नहीं दे रखा है, तो इक्विटी के थ्रू जो है जज कोई भी राइट ऐसा डिलीवर कर सकता है, तो उसमें कोई फ़र्क फिर नहीं रह जाता है। इंडिया में जैसे ही बड़े सारे इक्विटेबल राइट्स थे जो कि जजों पे डिपेंड करते थे, जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आने से पहले जो है इंडिया में प्रॉपर्टी से सारे राइट इक्विटेबल राइट थे, मतलब जज अपने तरीके से फैसला सुनाते थे ऑन द बेसिस ऑफ हिज लॉजिक। लेकिन जैसे प्रॉपर्टी एक्ट आ गया उसके बाद जजों को एज पर द एक्ट ही फैसले सुनाने होते हैं। फंक्शनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, फंडामेंटल सॉरी, तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट हैं और बेसिक राइट हैं, और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इंटेलेक्चुअल हो, मोरालिटी हो, स्पिरिचुअल हो। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट दे रखे हैं ये आपकी ऑल एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो होते हैं वो मॉडिफाइड भी हो सकते हैं, उनमें चेंजेस भी हो सकती है। तो जैसे राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में उसको आर्टिकल 300 में डाल दिया, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गया। ऐसे ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे राइट लिख रखे हैं। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जिसको कोर्ट की लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए होते हैं, और वो इन्फोर्सेबल भी होते हैं। अगर उनको कोई नहीं मानता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है मॉडिफाइड भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन फंडामेंटल राइट मॉडिफाइड नहीं होते। जो एक बार आपको मिल गए वो मिले हैं। देखिए आज़ादी के बाद आज तक जो है हमारे सारे फंडामेंटल राइट आपको वैसे मिलेंगे। फंडामेंटल राइट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बेस होते हैं, बेसिक्स होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये आपको जो है बड़े सारे राइट्स बताए गए हैं। देखिए कितने सारे राइट्स आपने पढ़े, आपने परफेक्ट, इम्परफेक्ट, वेस्टेड, कंटीजेंट राइट, राइट इन पर्सनम, राइट इन रिम आपने पढ़ा, प्रॉपर्टी राइट पढ़े, पर्सनल राइट, राइट इन रेप्रोप्रिया और एलिना पढ़े, आपने प्रिंसिपल और एसेसरी राइट पढ़े, प्राइमरी सैंक्शन राइट पढ़े, पब्लिक का प्राइवेट राइट पढ़े, वेस्टेड कंटीजेंट राइट पढ़े। बहुत सारे राइट आपके पास है, जितने मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें जो है डिफरेंट राइट्स की जो है बात की गई है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।